करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर। एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन पूछे हैं। एक्चुअली कॉम्बिनेशन देखे तो देखो कोई तो एक ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, मतलब कि ऑप्शंस में, ऑप्शन सी ए बी सी डी में अगर देखा तो ओनली वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ऐसे टाइप के कॉम्बिनेशन है। तो देखना है हमें कि क्या हो सकता है। पहले में देखो, कंट्रोलिंग द अल्कलाइनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल। पॉसिबल मतलब कि पॉसिबिलिटी की बात की है, तो वो वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड वाला क्या है, इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट इज पॉसिबल, पॉसिबल वर्ड आया है। फोर्थ में भी देखो, द रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स इज पॉसिबल, वो भी करेक्ट है। अभी आप बोलोगे सेकंड वाला रॉन्ग क्यों है। सेकंड वाले में भी देखो, इफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स इज पॉसिबल। पॉसिबल वर्ड इसमें भी आया सेकंड वाले में, लेकिन ऑल अदर फॉस्फोरिक, ऑल वर्ड आया ना, ऑल की वजह से ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। और इफिशिएंट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन बोल सकते थे लेकिन जानबूझ के इफिशिएंट वर्ड डाल के उसको थोड़ा सा ऐसा मतलब कि परफेक्शन वाला स्टेटमेंट बना दिया कि इफिशिएंट एप्लीकेशन ऑल अदर फर्टिलाइजर्स। तो ऑल की वजह से वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता है, तो इसलिए टू इज रॉन्ग एंड टू रॉन्ग है। इसकी वजह से ए बी एंड डी इज एलिमिनेटेड, आंसर इज सी 1 3 एंड 4 ओनली। समझ रहे, मतलब कि जब भी मैं जो वर्ड्स बोलता हूँ ना, पॉसिबल, कैन बी, या मतलब कि, तो स्टेटमेंट तभी करेक्ट होता है जब देर इज नो अनदर एक्सट्रीम वर्ड। जैसे यहाँ पे ऑल अदर फॉस्फोरिक फर्टिलाइजर्स एक्सट्रीम वर्ड हो गया, ऑल, ऑल की वजह से वो पॉसिबल को कैंसिल करता है, और ऑल की वजह से वो रॉन्ग हो जाता है, स्टेटमेंट एक्सट्रीम हो जाता है। सो दैट इज द थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स। फोर मिनरल्स आर गिवन एंड which of the above are officially designated as major minerals। अभी यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, आपको मेजर एंड माइनर मिनरल्स पता ही होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर है 2 3 एंड 4। क्रोमाइट, कैनाइट, सिलिमेनाइट, बेंटोनाइट इज ए माइनर मिनरल। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन अब आपको सारे मेजर एंड सारे माइनर मिनरल्स लिख के रखना है। मेरे नोट्स में आपको मिलेंगे कि कौन से मेजर है, कौन से माइनर है, और उनके क्राइटेरिया क्या है, मतलब कि मेजर किसको बोलते हैं, माइनर किसको बोलते हैं। तो इस तरीके से पढ़ाई करनी पड़ती है आपको। यू शुड बी रेडी फॉर द अनदर ट्विस्ट। यूपीएससी कुछ भी इस वाले क्वेश्चन को पकड़ के कुछ भी क्वेश्चन बना दे, यू मस्ट गेट इट राइट, राइट। तो बेंटोनाइट, क्रोमाइट, कैनाइट, सिलिमेनाइट सबको सर्च करना है। उसके सोर्सेज वो कहाँ मिलते हैं, कौन से स्टेट में मिलता है, कहाँ मिलता है, वो सारी चीज़ें आपको सर्च करना है इस क्वेश्चन को पकड़ के। क्वेश्चन नंबर 53, विथ रेफरेंस टू ओशन मीन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओशन मीन टेम्परेचर से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला वाला स्टेटमेंट देख लो, ओशन मीन टेम्परेचर इज मेजर्ड अप टू डेप्थ ऑफ 26 डिग्री आइसोथर्म। एग्जैक्ट वर्ड आया, रेंज दिया क्या 26 to 30, ऐसे नहीं बोला उन्होंने, सटीक बोला कि 26 डिग्री, मतलब कि एक फैक्ट हो गया सटीक। आइसोथर्म विच इज 129 मीटर्स, एग्जैक्ट 129 क्यों लिखा, ऐसे लिख सकते थे 130 to 140 या 125 to 135, रेंज लिखा तो करेक्ट लगता है स्टेटमेंट। लेकिन एग्जैक्ट फिगर अगर आता है तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों 129 ही मीटर, क्यों, क्या लॉजिक है उसके भी पीछे, समथिंग रेंज शुड बी देयर, इसलिए 1 इज रॉन्ग। और सेकंड वाला देख लो स्टेटमेंट क्या है, ओ एम टी कलेक्टेड ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च कैन बी यूज, कैन वर्ड आया, कैन बी यूज इन असेसिंग वेदर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज मानसून इज विल बी लेस और मोर। ऑब्लिक वाला स्टेटमेंट आ गया, राइट, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ऑब्लिक भी आ गया, कैन बी आ गया, देन द सर्टन लॉन्ग टर्म मीन, मतलब कि ऐसे, मतलब कि एक सिंपल सा स्टेटमेंट बना दिया कि इट विल बी लेस और मोर, इट कैन बी यूज, इट कैन बी यूज, मस्ट वगैरह वर्ड यूज नहीं किया। तो ये वाला स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट है, इसलिए सेकंड टू ओनली इज द आंसर। आई होप यू आर गेटिंग द टेक्निक्स राइट, आपके दिमाग में छप रहे हैं और एग्जाम में आप डेफिनेटली अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, with reference to chemical fertilizers in India consider the following statements। with reference to chemical fertilizers, देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट देखो, एट प्रेजेंट, ऐसा वर्ड आया ना, मैंने बोला है नाउ वर्ड आया, एट प्रेजेंट वर्ड आया, मतलब कि एट प्रेजेंट मीन्स नाउ, उसका मीनिंग नाउ है। तो मैं आपको वो वाले वर्ड्स दे दूंगा कि जो वर्ड उसमें स्टेटमेंट में शुरुआत में या एंड में आता है ना, वो स्टेटमेंट रॉन्ग ही होता है। तो एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज मार्केट ड्रिवन एंड नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट। वैसे तो गवर्नमेंट सब चीज़ें एडमिनिस्टर करता ही है, लेकिन एट प्रेजेंट
ये जानबूझ के डाल दिया कि एट प्रेजेंट ऐसा है, नाउ नाउ एट प्रेजेंट, इसलिए 1 इज रॉन्ग। तो ए एंड डी एलिमिनेट हो गया, बचा बी एंड सी। बी एंड सी में 2 इज ऑलरेडी देयर, तो 2 करेक्ट ही है। अमोनिया विच इज इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, एंड सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी। देखो मैं और एक चीज़ बोलता हूँ, किसी एक चीज़ का नाम देके कॉमा करके विच इज ऐसे लिखा ना, मतलब ये थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज का भी है कि अमोनिया व्हिच इज, मतलब कि उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी। अमोनिया व्हिच इज इनपुट ऑफ यूरिया, सल्फर व्हिच इज रॉ मटेरियल, मतलब कि सल्फर के बारे में ज़्यादा जानकारी दी है आगे आगे वाले स्टेटमेंट में। सब डिटेल्ड मतलब कि समझ रहे हो आप। तो किसी चीज़ का नाम और व्हिच इज ऐसे आ गया, जैसे कि महात्मा गांधी व्हिच इज, हु इज, ऐसे आया ना, मतलब कि एक एग्जांपल बोल रहा हूँ। नहीं तो 3D प्रिंटिंग व्हिच इज, ऐसे अगर स्टेटमेंट आता है ना, तो वाला स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट हुआ। इसलिए मैं ऐसे डार्क अंडरलाइन करता हूँ उस वर्ड्स को। तो व्हिच इज जिस स्टेटमेंट में आएगा ना, व्हिच इज, तो वाला स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट। ये ओनली यहाँ पे नहीं अप्लाई होता है, इट अप्लाइज एवरीवेयर। जहाँ पे भी मैंने टेक्निक्स लगाए ना, वहाँ पे ये चीज़ें अप्लाई होती है। देखो जो लोग अच्छे से मेरी टेक्निक समझने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दे के मेरे वीडियोस देख रहे हैं ना, उनको डेफिनेटली 2022 का प्रीलिम निकलने में बहुत 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 काम आने वाला है, और मेरे नोट्स भी बहुत काम आने वाले हैं। बिलीव मी, इट विल चेंज योर एटीट्यूड इन द अपकमिंग प्रीलिम्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 55, विथ रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मतलब कि इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क। देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट पहले देख लो, इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स। मैंने ऑलरेडी बोला है, वन ऑफ द जिस स्टेटमेंट में आता है वो स्टेटमेंट करेक्ट होता है, तो वन ऑफ द आ गया, इसलिए थर्ड इज डेफिनेटली करेक्ट। तो उससे तो आंसर नहीं निकल रहा है, बस ए एलिमिनेट हो गया, बी सी एंड डी में से आंसर है, क्योंकि 3 होना चाहिए आंसर में, तो इट इज़ वन ऑफ द, इसलिए। सेकंड वाला क्या है, देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। नो ह्यूमन हैबिटेशन, एक्सट्रीम आया, नो मतलब कि नो ह्यूमन हैबिटेशन एट ऑल टाइप का स्टेटमेंट, मतलब कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि ह्यूमन हैबिटेशन ही नहीं है। ऐसे हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो लोग रहते ही होंगे नेशनल पार्क के साइड में या कहीं कहीं ना कहीं। तो नो ह्यूमन हैबिटेशन इज रॉन्ग, इसलिए 2 रॉन्ग है, इसलिए ए बी एंड डी इलिमिनेट होता है, डायरेक्टली हमें आंसर मिलता है सी, 1 and 3 ओनली। एंड 1 क्या है, इट इज़ स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स। अभी यहाँ पे एक टेक्निक बोलता हूँ आपको, यहाँ पे उन्होंने अगर ऐसे लिखा होता ना, इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स ओनली, मतलब कि 2 डिस्ट्रिक्ट करेक्ट है, तो ये एक बोलता हूँ। ऐसे जब फिगर आता है और उसके एंड में ओनली वर्ड नहीं लगा ना, मतलब कि सपोज हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली, ओनली डालते हैं उधर। तो ऐसे स्प्रेड वाला जो स्टेटमेंट है ना कि ए नेशनल पार्क कितने डिस्ट्रिक्ट्स में है, या ए वाला लेक कितने स्टेट्स में है, तो एंड में ओनली डाला ना, तो वाला स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। लेकिन यहाँ पे इट इज़ स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स, ओनली नहीं डाला जानबूझ के, ताकि आपको हिंट लगे कि हाँ ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन ऐसे करते थे, इट इज़ स्प्रेड ओवर 3 डिस्ट्रिक्ट्स ओनली डाल के, 2 की जगह रॉन्ग डाल के ओनली डाल के आपको हिंट देते थे। समझ में आ रहा है। तो मतलब कि आपको फैक्ट्स ज़्यादा जरूरी नहीं याद रखने का, बस आपको टेक्निक्स याद रखना है। हाँ ओनली नहीं आया तो ये थोड़ा सा करेक्ट लग रहा है, और ऊपर से 2 वाला एलिमिनेट कर ही लिया हमने नो ह्यूमन हैबिटेशन की वजह से, उसी को पकड़ के आंसर आ ही रहा है, इसलिए सी इज द आंसर, 1 and 3 ओनली। तो आई होप यू आर गेटिंग। क्वेश्चन नंबर 56, और ये जो है ना डेजर्ट नेशनल पार्क, ये ऑलरेडी एक साल कहीं ना कहीं आया था। तो आपको मतलब कि यूपीएससी को एक्सपेक्टेड है कि ये डेजर्ट नेशनल पार्क आपने सर्च किया होगा, और आपको पता होगा कि वो 2 डिस्ट्रिक्ट में, मतलब विकिपीडिया के पहले ही लाइन में आएगा, इट इज़ इन दिस स्टेट, एंड ये दो डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, इट इज़ स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स, डायरेक्टली आता है। तो मतलब कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का थोड़े एनालिसिस से ही ये बनता था क्वेश्चन, गेटिंग। और थर्ड वाला स्टेटमेंट वन ऑफ द की वजह से करेक्ट है, सेकंड वाला स्टेटमेंट नो ह्यूमन हैबिटेशन की वजह से रॉन्ग है, और पहले वाला तो आपने सर्च किया ही होगा, इस हिसाब से निकलते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 56, सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द, अभी देखो इसका आंसर है नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। अभी इसका आंसर अगर आपने सर्च किया नहीं है लेकिन सियाचिन ग्लेशियर लास्ट ईयर आया था, 2019 में सियाचिन ग्लेशियर आया था। जिन्होंने 29 का एनालिसिस देखा है 19 का, तो उनको पता है कि सियाचिन ग्लेशियर 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया था।
तो सियाचिन ग्लेशियर आपने सर्च किया होना मांगता है, तो उसका आंसर डायरेक्टली आता है नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। मतलब कि जब टेक्निक्स अप्लाई नहीं होते तो आपका सर्च किया हुआ या जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नोट्स, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक्स्ट्रा नोट्स बनाने जरूरी है। जहाँ पे लॉजिक लगेगा दैट इज गुड, बट लॉजिक नहीं लगेगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऑप्शन को पकड़ के कोई क्वेश्चन है तो वो यूज होता है। और ऊपर से सियाचिन ग्लेशियर एनसीईआरटी में बहुत जगह पे सियाचिन ग्लेशियर वो जम्मू कश्मीर का मैप है कहीं ना कहीं, तो वहीं से भी हो जाता है। मतलब कि मेनी थिंग्स कम हैंडी, मतलब कि एनालिसिस हैंडी आएगा। एनालिसिस के बेसिस पे जो नोट्स बनाए हैं जैसे मैंने बनाए, कोई और बना के देता है तो आई एम नॉट अगेंस्ट। इतने डिटेल्ड नोट्स अगर आपको कहीं और से मिलते हैं तो उनके रेफर करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उतने डिटेल्ड नोट्स मैंने इसलिए बनाए कि उसमें से कोई क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली आता है। एंड आई एम श्योर उसमें से 25-30 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे अगले दो साल एटलीस्ट। बाद में उनका रिलेवेंस थोड़ा कम होगा उन नोट्स का, उस टाइम मैं अलग से नोट्स बनाऊंगा 2 साल या 3 साल बाद अगर मेरे को टाइम मिलेगा उस टाइम। लेकिन दीज नोट्स आर रिलेवेंट फॉर 2022, 23, 24 तक रिलेवेंट हो जाएंगे ये वाले नोट्स जो मैंने आपको दिए हैं। तो बिलीव इन दिस नोट्स, मतलब कि जो लोग दिल से बिलीव कर रहे हैं ये स्ट्रैटेजी में, बिलीव इन दिस नोट्स, दे विल सेव यू। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। और बोला है कि कौन सा प्लेस कौन से स्टेट में है। अभी ये तो मतलब कि लॉजिक वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में एक मैप था, डायरेक्ट मैप से क्वेश्चन बनाया इसको। मतलब कि मैंने बोला है कि मैप वगैरह कैसे पढ़ने हैं एनसीईआरटी के, तो उसका पीडीएफ भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो भिल्सा इज इन मध्य प्रदेश, द्वारा समुद्रा इज इन महाराष्ट्र, रॉन्ग है। मतलब कि द्वारा समुद्रा हिमाचल प्रदेश या कहीं और है, आई एम नॉट 100% श्योर, या शायद कर्नाटका में है, आई एम नॉट श्योर। और स्थानेश्वरा हिमाचल प्रदेश में है। तो इसलिए मतलब कि ये लॉजिक वाला नहीं है, लेकिन वो मैप से बनता है। लेकिन अब आपको क्या करना है, द्वारा समुद्रा एग्जैक्टली इधर रॉन्ग दिया है द्वारा समुद्रा, लेकिन आपको सर्च करना है कि एग्जैक्टली द्वारा समुद्र किस स्टेट में है, स्थानेश्वरा किस स्टेट में है, वो सर्च करके रखना है। न जाने यूपीएससी नेक्स्ट टाइम करेक्ट वाला जोड़ी दे दे और दूसरे दो रॉन्ग वाले दे दे। समझ में आ रहा है? इसलिए इसका आंसर है 1 and 3 ओनली। बिल्सा एंड गिरिनगर आर इन मध्य प्रदेश एंड गुजरात रिस्पेक्टिवली, एंड द्वारा समुद्रा एंड स्थानेश्वरा आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट द्वारा समुद्रा आई थिंक कर्नाटका में आता होगा एंड स्थानेश्वरा हिमाचल प्रदेश, बट आई एम नॉट श्योर, यू हैव टू चेक योर सेल्फ। एक मैप है 7th या 8th स्टैंडर्ड हिस्ट्री एनसीईआरटी, उसमें एक ही मैप से ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो गेटिंग माई पॉइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, 59, 60 बहुत है, और 58। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गाइज। तो पहला वाला ही स्टेटमेंट क्या है, 36%। एक फैक्ट आ गया 36%, ऐसे रेंज दिया है क्या, 36 to 40% या 30 to 40% ऐसे दिया होता तो करेक्ट होता। जानबूझ के 36% सट फिगर दिया, वहीं पे रॉन्ग है। बाकी आगे का आपको पढ़ने का जरूरत ही नहीं। तो 1 इलिमिनेट हो गया, इसलिए ए एंड डी इलिमिनेट हो गया। तो बी एंड सी में टू इज ऑलरेडी देयर, तो टू पढ़ो ही मत। CGWA वॉज फॉर्म्ड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वो करेक्ट ही है। थर्ड वाला देख लो, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन द वर्ल्ड। अभी ये वाला थोड़ा सा लॉजिक के अगेंस्ट है। मतलब कि मैंने ऑलरेडी बोला है आपको कि ऐसा एक्सट्रीम स्टेटमेंट अगर आता है ना, लार्जेस्ट, बिगेस्ट वगैरह, तो वो उस टाइम जनरली रॉन्ग होता है स्टेटमेंट। लेकिन ये है ना थोड़ा सा, मतलब कि एक्सेप्शन वाला स्टेटमेंट है, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन द वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पे देखो, इंडिया की अगर बात होती है ना, इंडिया, मैंने ऑलरेडी बोला इंडिया के रैंक की बात होती है ना, रैंक वाली बात, जैसे राइस एक्सपोर्ट में इंडिया टॉप है ऐसे। तो ऐसे रैंक वाला जब इंडिया आया और रैंक वाली बात हो गई ना, तो लार्जेस्ट वगैरह, मतलब कि वो वाला स्टेटमेंट करेक्ट होता है। मतलब कि फिर भी ये ग्राउंड इरिगेशन वाटर का एरिया हाईएस्ट है, ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होना जरूरी है। लेकिन फिर भी नहीं पढ़ा है तो भी अगर इंडिया की रैंक अगर बोली है ना, चाहे लार्जेस्ट हो, सेकंड लार्जेस्ट हो या स्मॉलेस्ट हो, इंडिया के रैंक के बारे में अगर बात हुई है ना इसमें, तो वो करेक्ट स्टेटमेंट होता है रैंक के बारे में। तो इसलिए इसका आंसर है बी, 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्या है, जेट स्ट्रीम ऑकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ओनली। देखो स्टेटमेंट के एंड में ओनली आ गया ना, तो वो डेफिनेटली रॉन्ग है, इसलिए 1 इज रॉन्ग, इसलिए ए एंड डी एलिमिनेट हो गया।
तो सेकंड इज डेफिनेटली करेक्ट, बी एंड सी में से, बी एंड सी में दोनों में सेकंड है। और देखो ओनली सम साइक्लोन्स, ओनली वर्ड आया लेकिन शुरू में आया, एंड में नहीं आया। एंड सम वर्ड भी डाल दिया उन्होंने, ऐसे नहीं बोला कि ऑल साइक्लोन्स, ऐसे बोला क्या, ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एंड आए, मतलब कि एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है ये, सम की वजह से ऑल ऑल नहीं डाला, सम साइक्लोन्स, इसलिए टू इज डेफिनेटली करेक्ट। और थर्ड क्यों रॉन्ग है, देखो द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ एन साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर देन दैट, मतलब कि यहाँ पे बोल दिया कि 10 डिग्री लेसर, डिग्री हायर, मतलब कि ऐसे है नियरली 10 डिग्री लेसर, तो हायर है लेकिन लेसर उल्टा करके देता है यूपीएससी, हायर की जगह पे लेसर देता है। तो ऐसे वर्ड जब आते हैं ना, लेसर की जगह हायर, हायर की जगह लेसर, ऐसे उल्टा देके होता है। लेकिन ये थोड़ा सा थर्ड वाला स्टेटमेंट फैक्ट है, आपको साइक्लोन के बारे में थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए कि हाँ टेम्परेचर कैसे होता है, क्या होता है। तो सभी स्टेटमेंट्स में लॉजिक तो नहीं लगते, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड में लॉजिक से निकाल दिया हमने, और थर्ड वाला थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए था, राइट। इसलिए इसका आंसर है टू ओनली, थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि 10 डिग्री डायरेक्ट बोल दिया, इट इज रेंज नहीं बोला 10 डिग्री टू 20 डिग्री, ऐसे रेंज नहीं बोला, समझ रहे हैं आप, जैसे 30% बोला था वैसे 10 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्ट फिगर है, इसलिए थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। इसका भी आंसर मतलब कि फैक्चुअल है, तो इसका आंसर है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। लेकिन ये क्यों आया क्वेश्चन, नागार्जुन सागर श्रीशैलम है ना, 2019 के क्वेश्चन पेपर में आपको मैंने बोला था, एक क्वेश्चन था, उसमें बहुत सारे नेशनल पार्क, बहुत सारे नेशनल पार्क आए थे ऑप्शंस में, ऑलमोस्ट 10-15 नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व कवर हुए थे, उसमें नागार्जुन सागर श्रीशैलम भी आया था। तो यूपीएससी के एक्सपेक्टेड है कि वो वाले क्वेश्चन में जितने नेशनल पार्क आए थे ना, वो आपने सर्च किए होंगे, और तभी आपको पता होगा कि कौन सा लार्जेस्ट है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम, पहला ही सेंटेंस है विकिपीडिया में, इट इज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट ना। तो मेरे नोट्स में आपको मिलेगा सारे नेशनल पार्क के बारे में डेफिनेशन, मतलब कि उसका लार्जेस्ट एरिया कौन से स्टेट में आता है, कौन सी रिवर जाती है, डिटेल में। तो अब क्या करना है आपको, कॉर्बेट नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, तो ये तीनों के बारे में और डिटेल जानकारी, ताकि 2021 में क्वेश्चन आ जाए इसके ऊपर। और डेफिनेटली सुंदरबन या किसी और को पकड़ के आया ही होगा या नहीं आया होगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मतलब कि शायद नहीं आया था, मतलब कि 2021 में नेशनल पार्क ही नहीं पूछे, लेकिन मे भी 2022 में ये चारों में से एक नेशनल पार्क डेफिनेटली पूछेगा, आप लिख लो, कॉर्बेट, रणथंभौर, सुंदरबन। तो ये तीनों मेरे नोट्स में आपको मिलेंगे, तो अगर क्वेश्चन आया तो यू कैन डेफिनेटली मेक इट लाइक दैट। और एक क्वेश्चन मतलब 3 मार्क्स, ऑलमोस्ट 2.6 मार्क्स, और 2.6 मार्क्स मतलब ह्यूज, ह्यूज फॉर प्रीलिम्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 61, if a particular plant species is placed under schedule 6 of the wildlife protection act, what is the implications। मतलब कि शेड्यूल 6 में क्या होता है प्लांट डाला तो, देखो फर्स्ट सेकंड वाला स्टेटमेंट देखते, सच ए प्लांट कैनॉट बी वर्ड आया तो रॉन्ग है, कैनॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, एनी भी वर्ड आया, एक्सट्रीम है दोनों वर्ड्स, इसलिए ये बी वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो डी वाला देखो, सच ए प्लांट इज इन्वेसिव एंड हार्मफुल टू इकोसिस्टम, देखो मतलब कि प्रोटेक्शन में अगर डाल रहा है, समझ आप थोड़ा सा लॉजिक देख लो, अगर उस प्लांट को प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इट इज़ शेड्यूल 6 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में डाल रहे हैं, और डी क्या बोल रहा है कि इट इज़ इन्वेसिव एंड हार्मफुल। अगर कोई चीज़ इन्वेसिव एंड हार्मफुल है इकोसिस्टम, तो मार डालो, राइट। तो इसलिए आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, हाँ ये प्रोटेक्शन एक्ट में डाल रहा है, और डी वाला स्टेटमेंट कि इन्वेसिव एंड हार्मफुल है, तो उसको मारना ही आता है, प्रोटेक्शन क्यों करना है, इसलिए डी इज रॉन्ग। सी क्या है, इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट, मतलब कि जीएम क्रॉप है, तो ये तो नहीं है, क्योंकि प्लांट स्पेसीज अगर मतलब कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाइल्ड लाइफ के अंडर आता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप तो वाइल्ड लाइफ में तो नहीं आता है, मतलब कि वो ऑलरेडी इसमें है, ट्रायल एंड एरर फेज में है, राइट। तो इसलिए वो भी नहीं है। लेकिन ए देखो, ए लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट, मतलब कि बी में क्या बोला कि इट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी, लेकिन उसके अगेंस्ट वाला स्टेटमेंट है ए कि इट कैन बी कल्टिवेटेड बट लाइसेंस इज रिक्वायर्ड, राइट।
मतलब कि शेड्यूल 6 में डाला तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। एनी सर्कमस्टेंसेस में नहीं, एनी सर्कमस्टेंसेस वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, लेकिन कल्टीवेट तो कर सकते हैं। देखो ए एंड बी में मैंने बोला कल्टीवेट वाला लिंक कॉमन है, मतलब कि ए बोल रहा है कल्टीवेट करो, बी बोल रहा है कल्टीवेट, कल्टीवेट वाला वर्ड है दोनों में, इसलिए उस लॉजिक से भी ए एंड बी में से आंसर है, उतना आपको लॉजिक लग सकता है कि हाँ कल्टीवेशन की बात हुई है तो ए एंड बी में कल्टीवेट के बारे में बोल रहा है कंडीशंस, तो ए एंड बी में से तो आंसर है। लेकिन बी वाला बहुत एक्सट्रीम है, ए में देखा है कि लाइसेंस लेके आप कल्टीवेट कर सकते हो, इसलिए इसका आंसर हो गया ए लाइसेंस रिक्वायर्ड टू कल्टीवेट दैट प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, with reference to the period of Gupta dynasty in ancient India, the Ghantasala, Kadura and Saul were well known as। देखो अभी देखो यहाँ पे भी एक लॉजिक है, बी वाला स्टेटमेंट देखो रॉन्ग वाले, पहले कैपिटल्स ऑफ पावरफुल किंगडम्स, पावरफुल मतलब क्या है, सारे अपना अपना हर एक किंगडम अपने अपने एरिया में पावरफुल ही होता है, तो कैपिटल्स ऑफ पावरफुल किंगडम्स ऐसे क्यों डाला, ऐसे क्यों नहीं लिखा कि कैपिटल्स ऑफ गुप्ता किंगडम्स, कैपिटल्स ऑफ मौर्यन किंगडम्स, या मतलब कि गुप्ता ही है, लेकिन कैपिटल्स ऑफ पावरफुल किंगडम्स ऐसे क्यों डाला, वैसे तो गुप्ता ही उस टाइम सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, राइट। कैपिटल्स ऑफ पावरफुल किंगडम्स ऐसे क्यों डाला, पावरफुल वर्ड क्यों डाला, कैपिटल्स ऑफ अदर किंगडम्स देन गुप्ता ऐसे डाल सकते थे कि गुप्ता के टाइम के अदर जो किंगडम्स थे पावरफुल हो और नॉन पावरफुल हो उनके किंगडम की कैपिटल्स, तो पावरफुल वर्ड डाल दिया इसलिए वो रॉन्ग है। सी वाला क्या है, प्लेसेस ऑफ एक्सक्यूसाइट स्टोन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एक्सक्यूसाइट का मतलब क्या है, अभी हिंदी में पढ़ सकते हैं सटीक, मतलब कि हिंदी में अनुवाद होगा कि एक्सक्यूसाइट का मतलब है कि परफेक्ट, परफेक्ट प्लेसेस ऑफ परफेक्ट स्टोन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, परफेक्ट है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। डी वाला देखो, इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर्स, अभी बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर्स सारे इंपॉर्टेंट ही होंगे, हर एक का इंपॉर्टेंस अलग अलग है, तो इंपॉर्टेंट इधर जानबूझ के क्यों वर्ड डाला, इंपॉर्टेंट सेंटर्स, व्हाई नॉट ओनली बुद्धिस्ट सेंटर्स, इंपॉर्टेंट वर्ड क्यों डाला, तो मतलब कि आपको वर्ड से भी पता होना चाहिए कि हाँ ये पावरफुल वर्ड, सी में एक्सक्यूसाइट वर्ड, डी में इंपॉर्टेंट वर्ड, इसका जानबूझ के थोड़ा सा परफेक्शन लाने की कोशिश की स्टेटमेंट में, इसलिए तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। लेकिन ए क्या है, इट इज़ पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड, ऐसे नहीं बोला बिगेस्ट पोर्ट्स या पावरफुल पोर्ट्स या नहीं क्या कमर्शियल पोर्ट्स, ऐसे वर्ड डाला क्या, डायरेक्टली बोल दिया ओनली पोर्ट्स, पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड, इसलिए ए इज द आंसर। तो आपको ऑप्शंस पढ़ते ही पता होना चाहिए कि यहाँ के अननेसेसरी वर्ड्स कौन से डाले हैं, विच इज़ नॉट नेसेसरी वर्ड्स, मतलब कि जानबूझ के वो वर्ड डाल के वो स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये वाला हिंट आपको यूपीएससी देती है। तो अभी आपको घंटसाला, कदुरा, चाउल, उनको भी सर्च करना है, वो पोर्ट्स थे, वो कहाँ आते हैं, कौन से स्टेट में आते हैं, करंट स्टेट्स कौन से हैं उनके, उसके बारे में जानकारी लेनी है आपको, मेरे नोट्स में डेफिनेटली मिलेगा घंटसाला, कदुरा एंड चाउल के बारे में विकीपीडिया सर्च। तो दिस इज द लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, देखो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जीरो टिलेज ऑफ आर्किटेक्ट एग्रीकल्चर, तो सोइंग ऑफ इट इज पॉसिबल, पॉसिबल वर्ड आया तो हो गया स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड में भी पॉसिबल है, थर्ड में भी पॉसिबल है, और तीनों स्टेटमेंट में कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है, जैसे एनी, ऑल या ऑल, नो, ऐसे वर्ड्स अगर नहीं है ना और पॉसिबल वर्ड्स है ना तो वाले स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं, इसलिए डी 1, 2 एंड 3 इज द आंसर। बिकॉज मैंने बोला है पॉसिबल अगर वर्ड होता है सब में, लेकिन अगर पॉसिबल है और ऊपर से एक एक्सट्रीम वाला वर्ड है जैसे नो, नॉट एट ऑल, एनी, ऑल, ऐसा अगर वर्ड है तो वो वाला स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, लेकिन इसमें तीनों में पॉसिबल वर्ड है लेकिन एक्सट्रीम वर्ड्स कोई भी नहीं है, इसलिए 1, 2 एंड 3 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, according to the Indian national policy on biofuels, which of the following can be used as raw materials, अभी रॉ मटेरियल कौन कौन सा यूज हो सकता है, अभी देखो पहले सेकंड वाला देखो डैमेज्ड व्हीट ग्रेन्स, रॉ मटेरियल डैमेज हुआ व्हीट ग्रेन यूज कर सकते हैं रॉ मटेरियल, राइट, इसलिए डैमेज वाला। एंड 5 क्या है, रोटन पोटैटोज, रोटन मतलब खराब हुए पोटैटोज, तो 2 एंड 5 किस किस में है, 2 एंड 5 है ए में, सी में एंड डी में, लेकिन डी इज अ स्टेटमेंट जिसमें सारे करेक्ट बोले हैं, तो वो आप एक लॉजिक से एलिमिनेट कर सकते हैं कि ऐसे 6 स्टेटमेंट वाला जब क्वेश्चन होता है ना, तो मतलब कि एक लिख लो आपके दिमाग में, अगर 6 स्टेटमेंट वाला या 7 स्टेटमेंट वाला अगर कोई क्वेश्चन है ना तो ऑल करेक्ट वाला स्टेटमेंट डायरेक्टली एलिमिनेट कर दो आप, तो बचा कौन सा, ए एंड सी ओनली। ए एंड सी में देखो
4 क्या बोल रहा है, हॉर्स ग्राम, और 3 क्या बोल रहा है, ग्राउंड नट सीड्स। तो ग्राउंड नट सीड्स बहुत बहुत रेयर है, मतलब कि महंगे हैं, तो उनको तो रॉ मटेरियल जैसा यूज़ नहीं कर सकते, राइट, उस लॉजिक से। इसलिए सी भी एलिमिनेट हो गया और आंसर आ गया ए, 1 2 5 6। शुगर बीट, शुगर बीट ठीक है, कर सकते हैं। रोटन पोटैटो ठीक है, डैमेज बीट ग्रीन ठीक है, कसावा ठीक है, लेकिन ग्राउंड नट सीड्स, ग्राउंड नट पता है ना आपको, मूंगफली कितनी महंगी होती है, तो क्यों उसको रॉ मटेरियल जैसा यूज़ करेंगे बायोफ्यूल के लिए। मतलब कि समझ रहे हैं महंगाई किस चीज़ की कौन सी है, वैसे ही हॉर्स ग्राम है, लेकिन बाकी चीज़ें थोड़ी सस्ती है। डैमेज हुआ व्हीट ग्रेन बोल रहा है, रोटन पोटैटोज बोल रहा है, तो लॉजिक इज दैट। इसलिए इसका आंसर है 1 2 5 एंड 6। और एक लॉजिक और बताया मैंने, अगर 6 या 7 स्टेटमेंट वाला कोई क्वेश्चन है तो ऑल वाला ऑप्शन इलिमिनेट करना है डायरेक्ट आपको, और बाकी कॉम्बिनेशंस में आपको देखना है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो आई थिंक, हाँ 2 3 4 और है, चलो थोड़ा सा सब्र करो। तो 65, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। देखो सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, अभी देखो कार्बन है ए बी सी एंड डी, ऑप्शन में ओनली ए ऑप्शन में CO2 आया है, कार्बन CO2, तो इसलिए ए इज द आंसर। मतलब कि उस लॉजिक से कि कार्बन है तो ऑप्शन में कार्बन होना चाहिए, राइट, इसलिए CO2 आया है उस स्टेटमेंट में, इसलिए ए इज द आंसर। बाकी वाले स्टेटमेंट्स में कार्बन का कोई भी जिक्र नहीं है। अभी मैंने बोला कि क्लाइमेट चेंज वाला स्टेटमेंट है, लेकिन वही कार्बन कार्बन CO2 इमिशन इज अ क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग वाला स्टेटमेंट, इसलिए वो वाला करेक्ट स्टेटमेंट है। और सी में देखो, एफर्ट्स पुट इन बाय द क्लाइमेट रेफ्यूजीज टू अडेप्ट टू लिव इन द न्यू प्लेसेस, मतलब कि ये एफर्ट्स है, लेकिन ए में क्या है, कार्बन वर्ड आया है और CO2 भी आया है ए वाले स्टेटमेंट में, तो वो आपको देखना है कि हाँ यार कार्बन वाला कार्बन है और CO2 आया है, मतलब ए ही आंसर होना चाहिए। बाकी स्टेटमेंट्स आप खुद पढ़ लेना, आपको पूछे हुए क्वेश्चन से कनेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन ए वाले स्टेटमेंट में CO2 वाला आया है, इसलिए वो वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66, देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड देखते हैं हम। हाँ, ग्रीन ग्राम अलोन, देखो अलोन वर्ड आया, एक्सट्रीम आ गया कि वो अकेला ही राजा है, मतलब टाइप ऑफ स्टेटमेंट, नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन। ग्रीन ग्राम अलोन, अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ, ऐसे हो ही नहीं सकता अकेला। ग्रीन ग्राम अलोन डाल के उन्होंने आपको हिंट दे दिया कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो 2 रॉन्ग है, उसी हिसाब से बी सी एंड डी एलिमिनेट हो गया, डायरेक्ट आपको आंसर आ रहा है 1 ओनली, ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड, कैन बी वर्ड आ गया, तो इसलिए कैन बी। तो ऐसे नहीं बोला ब्लैक ग्राम अलोन कैन बी कल्टिवेटेड, डाला क्या उन्होंने, जैसे सेकंड वाले में अलोन वर्ड डाला वैसे उधर भी डाल सकते थे, ब्लैक ग्राम अलोन कैन बी कल्टिवेटेड इन खरीफ एंड रब्बी क्रॉप्स, लेकिन अलोन इसलिए नहीं डाला कि इट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट, बाकी और भी क्रॉप्स होंगे, लेकिन कैन बी वर्ड डाला है अलोन अलोन डालने के बजाय, तो आपको हिंट होना चाहिए कि 1 इज डेफिनेटली करेक्ट एंड 2 इज डेफिनेटली रॉन्ग। थर्ड वाला देख लो, इन द लास्ट 3 डिकेड्स व्हाइल द प्रोडक्शन ऑफ खरीफ पल्सेस हैज़ इंक्रीज, द प्रोडक्शन ऑफ रब्बी हैज़ डिक्रीज। तो मैंने ऑलरेडी बोला है, एक स्टेटमेंट में पॉजिटिव बात और आधे स्टेटमेंट में निगेटिव बात अगर बोलते हैं ना, किसी एक ही चीज़ के बारे में, कल्टीवेशन के बारे में इधर है, तो वाला स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। अगर इंक्रीज होना है तो दोनों सीजन में होगा, डिक्रीज होना है तो दोनों सीजन में होगा, इसलिए 3 इज ऑल्सो रॉन्ग, इसलिए इसका आंसर है 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, तो ये तो आपको मतलब कि फैक्चुअल वाला क्वेश्चन है कि हाँ कॉटन को कितना क्या लगता है, जूट को क्या लगता है, मतलब कि इन्वायरमेंट, शुगर केन और टी, ये वाला एक फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है, लेकिन आपको अब क्या करना है, कॉटन वाला इधर मिल गया, जूट का आपको सर्च करना है, शुगर केन का सर्च करना है, टी का सर्च करना है कि क्या क्या कंडीशंस है, बाकी आपको कॉटन, इसका आंसर है कॉटन। तो क्वेश्चन आप पढ़ लो और ये कंडीशंस याद रखो, और मेरे नोट्स में आपको सारे क्रॉप्स के कंडीशंस मिलेंगे कि कोई कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी बारिश चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, सारी चीज़ें। तो दिस इज़ द लॉजिक। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विथ रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो अभी यहाँ पे भी कैन बी वर्ड आया, लेकिन मैंने ऑलरेडी बोला कि आधे स्टेटमेंट में पॉजिटिव बात और आधे स्टेटमेंट में निगेटिव बात वाला जो लॉजिक है ना, वो लगाना है यहाँ पे। क्या है, सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सरफेस पंप्स एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप्स। कैन बी वर्ड है, मतलब यूपीएससी कैसे खेलते हैं आपके साथ, कैन बी वर्ड है लेकिन एंड नॉट, ऐसा जब आता है ना एंड नॉट, जैसे मैंने बोला अमोनिया व्हिच इज, मतलब कि व्हिच इज अगर वर्ड आता है ना, व्हिच इज,
तो करेक्ट होता है। लेकिन एंड नॉट ऐसे वर्ड आता है ना, एंड नॉट मतलब कि आधे स्टेटमेंट में पॉजिटिव बात, एंड नॉट बाकी में निगेटिव बात, मतलब वही पे स्टेटमेंट निगेटिव शुरू हो गया, एंड नॉट। तो एंड नॉट ऐसे जहाँ पे भी आएगा ना वो स्टेटमेंट्स रॉन्ग होंगे, इसलिए डी इज आंसर, नाइदर वन नॉर टू। मतलब कि मैं ऐसे वर्ड्स आपको जो बोल रहा हूँ ना वो दिमाग में छाप डालना। जैसे अलोन वर्ड आ गया तो वो डेफिनेटली रॉन्ग है, स्पेसिफिक वर्ड आ गया तो वो डेफिनेटली रॉन्ग है। ऐसे बहुत सारे वर्ड मैंने आपको बोले, बिलोंग टू वर्ड आ गया, बिलोंग टू वो रॉन्ग है। वैसे एंड नॉट वर्ड आ गया तो वो रॉन्ग है। व्हिच इज वर्ड आ गया तो वो डेफिनेटली करेक्ट है। तो इस तरीके से मेरे मेरे सारे एनालिसिस में आपको जितने जितने वर्ड्स मिले हैं ना वो वर्ड्स आप छाप डालना अपने आपके दिमाग में, उसी वर्ड से आपके 7 8 10 क्वेश्चन उसी उसी लॉजिक से हो जाएंगे। तो आई होप यू गेट माई पॉइंट। आई विल फिनिश दिस वीडियो हियर एंड 3:30 बजे आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। हो सक मतलब पॉसिबली आज 2020 का पूरा क्वेश्चन पेपर खत्म होगा। एंड आई होप कि आपको 30 40 50 मार्क बढ़ने का जो मैं लॉजिक बोल रहा हूँ ना वो आपको कॉन्फिडेंस दिला रहा होगा कि हाँ बढ़ रहे हैं मार्क, थोड़े थोड़े स्लोली स्लोली भी बढ़ रहे हैं। 2022 के प्रीलिम के डेट तक आप डेफिनेटली 50 मार्क का एज लेने वाले हो अगर नोट्स और PYQ एनालिसिस के वीडियोस आप सिंसियरली फॉलो कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच, बाय।